गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि मात्र 10 दिन का समय है। हालांकि रेलवे जेई का जो डेट है उसको पोस्टपोन किया गया है और आपके असिस्टेंट लोको पायलट के डे को एक्सटेंड किया गया है। यानी पहले सिर्फ 19 तारीख ही बताया जा रहा था कि एलपी सीबीटी 2 की एग्जाम होगी। अब यह स्पष्ट नोटिस आई है कि 19 और 20 मार्च ये 2 दिन असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी 2 की परीक्षा होगी। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपकी एग्जामिनेशन 19 और 20 मार्च को होनी है सीबीटी 2 असिस्टेंट लोको पायलट की। जेई वाले छात्रों का एग्जामिनेशन जो है उस पर सूचना जल्द आएगा। ठीक है, तो अब आप इस बचे हुए 10 दिन में पूरी तन्मयता से, पूरे दमखम के साथ लगे रहिए और अपनी सफलता प्राप्त करके ही शांत होना है। चलिए हम चर्चा करते हैं आज हमारे टेस्ट 10 के प्रश्नों के बारे में, क्योंकि टोटल 20 टेस्ट हमें कराना था, जिसमें आधे सफर को हमने प्राप्त कर लिया है और आधा सफर अब बचा हुआ है। 10 दिन का और डिस्कशन और 10 दिन की टेस्ट और 10 दिन का समय जिसमें मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। उसके बाद आपको खुद ही अपने युद्ध में अपना कौशल दिखाना है। आइए, हमारा पहला प्रश्न आपके बीच है। कह रहा है साथियों, हमारा पहला प्रश्न, क्षेत्र पृष्ठ की वर्गता की जांच करने के लिए, यानी स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए हमारा जो है कोई भी सरफेस है उसका कॉर्नर 90 डिग्री पर मुड़ा है या नहीं, 90 डिग्री पर मुड़ा है या नहीं, इस बात की जानकारी हमें किस चीज से पता चलती है, कैसे चेक करते हैं। इसको हम चेक करते हैं साहब गुनिया के माध्यम से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टी स्क्वायर कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, ध्यान रखिएगा, इसे टी स्क्वायर कहा जाता है। इसी को हम लोग सामान्य भाषा में गुनिया भी कहते हैं। जो बढ़ई होते हैं वो लोग भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे बढ़ई साथी जो हैं वो क्या करेंगे, यहाँ किनारे में लगाकर देख लेंगे कि कॉर्नर जो है वो 90 पर आपका शिफ्टेड है या नहीं है। ये वाली जो भाग होती हैं ये हमारी ब्लेड कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्लेड कहलाती है। यह स्टॉक कहलाता है और इसके माध्यम से हम अगर ड्राइंग के सेक्टर में बात करें तो पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों तरह की लाइनों को खींचने में हम क्या होते हैं, इसके माध्यम से साथियों कामयाब हो जाते हैं। ब्लेड की लंबाई के आधार पर इसके साइज का निर्धारण किया जाता है। ब्लेड की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उस हिसाब से इसके साइज में हम लोग बढ़ोतरी करते चले जाते हैं। तो मेरा जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा, आपका गुनिया हो जाएगा, जिसे टी स्क्वायर कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके डियर फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, दोस्तों किसी भी चालक तार के भीतर इलेक्ट्रॉन का जो सतत प्रवाह होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ए से बी की ओर हो रहा है तो मेरी धारा किधर जाएगी, बी से ए की ओर जाएगी। तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड आपकी साहब करंट। तो ऐसी स्थिति में हम आई को Q बटा T से भी सूचित करते हैं, यानी आपका टाइम के साथ मेरे आवेश का बंटवारा, जिसे हम कूलम प्रति सेकंड के रूप में भी व्यक्त करते हैं। और आप जानते हैं हमारा रिलेशन क्या होता है, करंट का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर इक्वल टू होता है आपका कूलम प्रति सेकंड। क्या होता है, एम्पियर इक्वल टू आपकी कूलम प्रति सेकंड होती है। और आप सब ध्यान रखना कि हम सभी लोग यहां से एक छोटी सी बात और समझ लें कि हमारी जो करंट है उसका डायरेक्शन सदैव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। उत्तर मेरा हो गया बी। और इस धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसे अमीटर कहते हैं। और अमीटर को सदैव परिपथ के साथ कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी में। कैसे जोड़ा जाता है जी, परिपथ के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। रेजिस्टेंस धारा को रोकने का काम करती है, ओम इसका मात्रक होता है। आवृत्ति होती है 1 सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या, यानी नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन ए सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट हर्ट्ज जो होता है ना, या नहीं तो हम लोग साइकिल प्रति सेकंड से भी इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और वोल्टेज के बारे में आपको मालूम है, ये वर्क बाय चार्ज होता है। क्या होता है, वर्क बाय चार्ज होता है। इसका एसआई मात्रक जो है साथियों वो वोल्ट होता है। क्या होता है इसका एसआई मात्रक, वोल्ट होता है। तो हम सब यहाँ पर ध्यान दें
कि हमारी राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी धारा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी धारा हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एप्लीकेशन पर बेसिक साइंस और ईडी का वीडियो और टेस्ट अपडेट कब होगा? आप किस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं? बेसिक साइंस और ईडी की क्लासेस जो हैं, आप रिवीजन बैचेज में हैं या स्वर्णरथ बैचेज में हैं, वहाँ ऑलरेडी ये चीज़ें जा रही हैं और डेली क्लासेस हो रही हैं, निरंतर क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, बिल्कुल निरंतर क्लासेस हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, किसी विद्युत प्रतिरोधक में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर सिर्फ टेस्ट होता है, वहां पर क्लासेस नहीं होती हैं। क्लासेस जो होती हैं वह सिर्फ और सिर्फ कहां पर होती हैं साथियों? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर होती हैं। ठीक है, और प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर ईडी और आपका जो बेसिक साइंस है उसके वीडियो डिस्कशन की वहां परिचर्चा, वहां पर कहा गया है कि वहां सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन पीडीएफ मिल रहा है। ठीक है, और सॉल्यूशन पीडीएफ जो मिल रहा है, साथ ही साथ डिस्कशन जो है वो हमारी चैनल पे हो रही है प्लेटफॉर्म रेलवे पर, वहां से आप उस डिस्कशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए राकेश जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बधाई हो कि आपने भी CBT 2 CBT 1 को क्वालिफाई किया है और CBT 2 पर जीतौर मेहनत से लगे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं राकेश जी आप सफलता प्राप्त करें, आपके जैसे हजारों सैकड़ों छात्र जो हमसे जुड़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी लोग सफल हो जाएं। चलिए हम प्रश्न पर आ जाते हैं। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रतिरोधक का काम ही है साहब, मेरे धारा को क्या करना, धारा को अवरोध पैदा करना। क्या करना? धारा का अवरोध करना, धारा के प्रवाह में विरोध करना। यही काम मेरे रजिस्टर का है और इस रजिस्टर का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो इसे हम करंट कंट्रोलर के नाम से भी जानते हैं। तो दिए गए प्रश्न में हम क्या उत्तर ले सकते हैं? विद्युत धारा के प्रवाह को घटाने के लिए रिड्यूस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिड्यूस द फ्लो ऑफ करंट, है ना। उसके संचालन को, उसके धारा के प्रवाह को रोकने के लिए हम इसका क्या करेंगे? विशेष रूप से साथियों प्रयोग करेंगे। ठीक है, कंप्लीट रोकना उचित नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस तो हर जगह होता ही है ना, रेजिस्टेंस हर मटेरियल में होता ही है, तो कंप्लीट रुकावट तो नहीं हो पाएगा। हाँ, प्रवाह जो है, उसकी फ्लो जो है, उसका संचालन जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, वह रिड्यूस कर जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, 100% रोकिएगा तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा उसके लिए? इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा 100% रोकने के लिए। ठीक है, इसलिए प्रवाह का अवरोध करना, प्रवाह का घटाना, प्रवाह को कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए इसको हम लोग करंट कंट्रोलर के नाम से भी जानते हैं। कई जगह पर अगर पूछा जाए निम्नलिखित में किस अवयव का प्रयोग करंट कंट्रोलर के रूप में करते हैं, तो आप वहां पर उत्तर दे देंगे साहब प्रतिरोध का हम लोग प्रयोग करते हैं। और गणितीय रूप से आप देख लीजिएगा, गणितीय रूप से आप देख लीजिएगा, आर मेरा क्या होता है? रो एल बाय ए होता है। यहां से आप देख रहे हैं कि आर मेरा एल के समानुपाती है, आर मेरी व्युत्क्रमानुपाती क्रॉस सेक्शन एरिया के है, मेरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर का भी समानुपाती होता है, और कहीं न कहीं मेरा प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ये आपका है। ठीक है, आइए साहब, तो हम लोग कहां ले लिए? ऑप्शन नंबर ए को ले लिए। जिनको बी लेना है ले सकते हैं, देश आजाद है, क्यों चिंता कर रहे हैं? हम कहां आपकी बातों को काट रहे हैं, परेशान एकदम मत होइए। ठीक है, रोकने का मतलब है कि रोक देना, स्टॉप कर देना। घटाने का मतलब है कि कुछ करंट को जाने देना, कुछ को रोक देना। ठीक है, तो हम रजिस्टर की जब बात करते हैं तो आप सब जानते हैं रजिस्टर के रूप में हम लोग मीडियम रजिस्टर को लेते हैं जिसका मान होता है 1 ओम से लेकर 0.1 मेगा ओम। और इस रेंज की यदि मेरी रजिस्टर होगी तो इस रेंज की रजिस्टर में क्या होगा साथियों? तो करंट को 100% रुकावट नहीं होगी, करंट की मात्रा जरूर कम हो जाएगी, हल्की सी करंट जाती जाएगी, हल्की सी करंट जाती जाएगी। लेकिन यदि हम 0.1 मेगा ओम से ज्यादा का प्रतिरोध दे दें, इससे ज्यादा का दे दें, तब आपका क्या हो जाएगा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा?
इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो जाएगा, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिल्कुल भी जाने नहीं देता है। ठीक है, तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए को यहां पर स्वीकार कर लेते हैं। आयोग भी क्या किया था, इसी को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में किससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो है किसी भी हाल में IEEE के अनुसार 8 SWG से कॉपर का कभी भी क्या होना चाहिए साथियों, या GI का हमारा जो है साइज, लीड का साइज, अर्थिंग लीड का साइज इससे कम तो किसी सूरत पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो वी पुट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्या कर दें, हम बी आंसर को यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, चार्जिंग करंट जब भी डेवलप होती है, आप जीवन भर याद रख लेना, चार्जिंग करंट जब भी डेवलप होती है उसके पीछे मूल कारण होता है कैपेसिटिव इफेक्ट का होना, कैपेसिटेंस का क्या होना, डेवलप करना। जब कैपेसिटिव इफेक्ट डेवलप होगी, कैपेसिटेंस डेवलप होगी, तो नेचुरली मेरे वोल्टेज से करंट क्या करेगी, लीड करेगी। क्या करेगी, लीड करेगी। और यदि इसकी शुद्धता बनी रहे तो आप श्योर हो जाइए कि 90 डिग्री से आपका क्या करेगा, लीड करेगा। तो वोल्टेज से क्या हो जाती है, वोल्टेज से जो हमारी चार्जिंग करंट है 90 डिग्री तक आगे रहती है, लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। लैग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी हमारी स्टेटस होती हैं, जो भी स्थितियां बनती हैं, वह विशेष रूप से कौन सी स्थितियां बनती हैं, आपके लीडिंग की स्थिति बनती है, और वोल्टेज से मेरी करंट लीड करती है। अगर करंट की अपेक्षा देखा जाए तो मेरा वोल्टेज क्या हो जाता है, लैग करता है। हमारा सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रिशियन सोलर में प्रयुक्त टीन और शीशे का प्रतिशत, बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टकराता भी है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। तो मुझे बता दीजिए क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिशियन सोलर में हम लोग टीन और शीशे का, तो टीन हम लोग 60% देते हैं और शीशा हम लोग क्या करते हैं तो 40% देते हैं। मेरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सी नंबर हो जाएगा। और ये मेरी कौन सी सोल्डर होती है, ये मेरी सॉफ्ट सोल्डर होती है। क्या होती है, सॉफ्ट सोल्डर होती है। इन सभी पदार्थों का मेल्टिंग पॉइंट 450 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, कम ही होता है। क्या होता है जी, 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसमें कोई शक नहीं है। इसे सदैव आप याद रखिएगा। अगर यही चीज हम स्पेल्टर के लिए करें, हार्ड सोल्डर के लिए करें, तो हार्ड सोल्डर में, स्पेल्टर में इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये पदार्थ यूज ही नहीं होगा। वहां पर हम कॉपर का, सिल्वर का, जिंक का, ये सब पदार्थों का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सरकार निम्नलिखित में कौन सा विद्युत आघात से संरक्षण प्रदान करता है। इलेक्ट्रिक शॉक से हमें सुरक्षा देने का काम घरेलू पर्पस में, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में कौन सी डिवाइस करती है। आप जरा देख लीजिएगा, MCCB है हमारा। ये ELCB तो अर्थ फॉल से हमको बचाने का काम करता है। ACB का घर में यूज करते नहीं है। हमारी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB जो कि सर्वाधिक प्रयोग में ली जाती हैं, फ्यूज को इसी ने रिप्लेस करने का काम किया है। 0.5 से लेकर 60 एम्पियर तक इसकी रेटिंग समान रूप से होती है। यह आपका स्विच और रिले दोनों के रूप में काम करता है। यह किस रूप में काम करता है, स्विच और रिले दोनों के रूप में काम करता है। और तो और मेरे विद्वान साथियों यहां से ध्यान दे दीजिएगा, स्विच और रिले दोनों के रूप में काम करता है। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, इसमें मरम्मत योग्य कोई पुर्जा, ठीक है, मरम्मत योग्य यह क्या होता है, एकदम नहीं होता है। समझ गए, क्या होता है, मरम्मत योग्य नहीं होता है। एक बार खराब हो गया तो सब का सब क्या हो जाएगा, मेरा डैमेज हो जाएगा। इसलिए विद्युत प्रघात से संरक्षण की बात यदि होगी, अर्थ फॉल से प्रोटेक्शन की बात होगी, तो डेफिनेटली हम कौन सा ले लें, बी नंबर ले लें। ठीक है, अब यहां गौर ये करना है कि हमें बताया क्या गया है, हमें बताया क्या गया है विद्युत प्रघात से। तो विद्युत प्रघात दो तरह से भी हो सकता है, चाहे वो आपका अर्थ फॉल्ट हो जाए, चाहे वो आपका अर्थ फॉल्ट हो जाए, चाहे आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाए, चाहे आपका लीकेज के कारण झटका लगे। अगर आप कंबाइन इफेक्ट की बात करेंगे, आप कंबाइन इफेक्ट की बात करेंगे,
तो सबके साथ एकजुट जो मेरा सबसे बढ़िया है वह मेरा क्या हो जाएगा, वह मेरा हो जाएगा ELCB। जो सबसे बढ़िया है वह क्या है, ELCB है। और ELCB का, ठीक है ध्यान रखिएगा, ELCB का आप गौर करिएगा साहब कि ELCB की जो हमारी विशेषता है वह क्या है, तो यह आपका 30 मिली एम्पियर तक के करंट को भी कैरी ओवर कर लेता है। यानी 0% आप मान लीजिए कि बहुत माइनर से माइनर करंट जिससे आपको झटका लग सकता है, उस करंट का भी प्रभाव यहां के माध्यम से क्या हो जाती है साहब, हमारी कम हो जाती है। इसीलिए अगर सिंगल और बेस्ट आंसर की बात करेंगे तो मेरा बेस्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा, हम यूज सबसे ज्यादा लघु परिपथ का कर जरूर रहे हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यूज जरूर कर रहे हैं अपने घरों में, लेकिन मेरा आघात से पूर्ण सुरक्षा का काम कौन करेगा, आपका ELCB करेगा। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हम क्या लेंगे, बी नंबर लेंगे। इसका सही उत्तर क्या लेंगे, बी लेंगे। और याद रखना यह जो ELCB है यह अर्थ फॉल्ट से भी हमको बचाता है, तो हर तरह के एस्पेक्ट से हमको सेफ रखता है। इसीलिए हम लोग ELCB को यहां पर प्रीफर करेंगे। अगर RCCB होता तो RCCB भी आपका ELCB का एडवांस वर्जन है, वो और भी ज्यादा आपके लिए अप्रोप्रिएट हो जाता, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन में टेस्ट 8 के बाद वाला नहीं है। आप किस ऑनलाइन की बात कर रहे हैं साहब, ऑनलाइन में तो 20 के 20 टेस्ट का डिस्कशन वहां दे दिया गया है। अब आप क्या चिंता कर रहे हैं, मुझे तो ये परेशानी समझ में नहीं आ रही है कि ऑनलाइन में टोटल 20 टेस्ट के 20 टेस्ट वहां पर उपलब्ध है, साथ ही साथ 20 के टेस्ट के 20 टेस्ट का जो है डिस्कशन वहां पर उपलब्ध है। फिर आप किस बात को लेकर परेशान हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो आप निरर्थक चिंतित हैं, जब आपके सामने सारी वीडियो क्लासेस वहां पर मौजूद हैं, सारी की सारी टेस्ट वहां मौजूद हैं, सारा का सारा मटेरियल वहां मौजूद है, तो फिर आप क्यों परेशान। ये तो अननेसेसरी आपका परेशान होना है ना। बाकी आप यहां हमारे साथ लाइव में जुड़ करके वीडियो देख ही रहे हैं, तो स्वाध्ययन पर भी थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है। सिर्फ अननेसेसरी परेशान नहीं होना है। जब मेरे पास ऑलरेडी वीडियो क्लासेस, मेरे पास ऑलरेडी सारी सुविधाएं मौजूद हैं, तो फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं, यही चीजें मुझे समझ में नहीं आती। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा उत्तर यहां क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ELCB हो जाएगा, ठीक है। और मैं जो करा रहा हूं ये ऑनलाइन ऑफलाइन यूनिवर्सल, पूरे देश के बच्चे जो हमसे जुड़ रहे हैं सबको फायदा हो इसके लिए करा रहा हूं। ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए मैं नहीं करा रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न है, फ्यूज तत्व से होकर गुजरने वाली धारा द्वारा उत्पादित उष्मा डैश के समानुपाती होती है। तो हम फ्यूज तार के रूप में किसका यूज कर रहे हैं, टीन प्लस लेड का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, टीन प्लस लेड का यूज कर रहे हैं। और यह जो हमारी तार है, आप जरा देखिएगा, इसमें हमारी हीट क्या होती है, I² RT होती है। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर फ्यूज काम करता है, तो ध्यान रखना विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। किस पर काम करता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर यह क्या करता है, काम करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारी इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर यह क्या करता है साहब, काम करता है, जो कि जूल का नियम है। और यहां से आप जानते हैं H समानुपाती किसका हो रहा है, मेरे I² का हो रहा है ना। H समानुपाती किसका हो रहा है, मेरे R का हो रहा है। H समानुपाती किसके हो रहा है, मेरे टाइम का हो रहा है। और आप सदैव याद रखना, फ्यूज को हम लोग फेज तार के साथ कैसे करते हैं, तो फेज तार के साथ श्रेणी में जोड़ने का काम करते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, फेज तार के साथ इसको सीरीज में जोड़ते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए मेरा क्या हो जाएगा साहब सही उत्तर, जल्दी बताइएगा। I² RT ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। समझे कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले नियम के अनुसार, तो फैराडे का जो इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला नियम है वो कहता है कि मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान M = ZIT होता है।
जहां Z मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE है। हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं M बराबर ZQ, क्योंकि Q बराबर क्या होता है I इंटू टी होता है, जहां Q मेरा क्या है आवेश है, चार्ज है ना। और इसके मान को हम कैसे व्यक्त करें, तो Z को हम कैसे सूचित करते हैं, ग्राम प्रति कूलम में हम इसको व्यक्त करने का काम करते हैं। तो मेरा उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ZIT हो गया। क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए, ZIT। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बैटरी चार्जर क्या होता है। तो साहब जी हमारी बैटरी चार्जर समान रूप से क्या होती हैं, इसमें आप समझ लीजिएगा एक स्टेप डाउन मेरा क्या लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो हमारे रिक्वायर्ड वोल्टेज के मान को कम ज़्यादा करने का प्रयास करता है। आप 6 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, 24 वोल्ट चाहिए, जितना चाहिए उतने पे कन्वर्ट करता है। फिर इस वोल्टेज वाली AC को वापस मेरा रेक्टिफायर क्या करता है, मेरा रेक्टिफायर इसको वापस DC में बदलता है। फिर वो DC सप्लाई आप किसको देते हैं, अपने बैटरी को देते हैं। तब बैटरी हमारी रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा को जमा करती है, स्टोर करती है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिष्टकारी की तरह व्यवहार करता है, रेक्टिफायर की तरह व्यवहार करता है, जो बड़े आराम से हमारे AC को DC में बदलने का काम कर रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है साथियों। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक बेल में नौजवानों आप हमेशा समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक बेल में जो चुंबक का इस्तेमाल होता है वह आपकी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं। क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं, टेम्पररी मैग्नेट होती हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विद्वानों जल्दी बताइएगा, जवाब तो आपको मैंने दे ही दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या कहा जाता है, टेम्पररी मैग्नेट कहा जाता है। और आप सब ध्यान रखना, यह जो मेरी टेम्पररी मैग्नेट है उसमें हम लोग क्या काम करते हैं, तो यह जल्दी मैग्नेटाइज भी होता है। क्या होता है, यह जल्दी मैग्नेटाइज भी हो जाता है, और वो आपकी जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। जल्दी क्या होता है, डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। दोनों चीजें यहां पर क्या होती हैं, जल्दी हो जाती हैं। इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बिल्कुल भी, अवशिष्ट चुंबकत्व यहां पर बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होता है, यहाँ अवशिष्ट चुंबकत्व बिल्कुल भी नहीं होता है। ये भी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसका प्रयोग प्रायः हम लोग AC सप्लाई के सापेक्ष में करते हैं। जितनी हमारी AC मशीनरीज हैं उन सभी में इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ आप देख लीजिएगा साहब कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस भी आपकी क्या होती हैं, नेचुरली कम होती हैं। मेरा हिस्टैरिसीस लूप का एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है, पतला BH कर्व यहां पर बनता है। ये इसकी विशेषता है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हम देखते हैं क्या है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, धारावाही चालक में बल की दिशा। तो साथियों धारावाही चालक में बल की दिशा जो पता चलेगी वो हमारे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से चलेगी, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड रूल है उसी के आधार पर हमको बल की दिशा का पता चलता है। और ये बल की दिशा का पता चलना मतलब यांत्रिक ऊर्जा का विकास होना। किसका विकास होना, यांत्रिक ऊर्जा का विकास होना। और यांत्रिक ऊर्जा का विकास कहाँ होता है, ऐसी डिवाइस जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी को प्राप्त करते हैं, तो वह डिवाइस आपकी क्या होती है, मोटर होती है। और हमारी मोटर का संचालन साथियों हमेशा याद रख लेना किसके आधार पर होता है, यह फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के आधार पर होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का नियम। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर सी। फैराडे का नियम पर तो आप जानते ही हैं, हमारा EMF इंड्यूस होता है और जितने भी ऑपरेटर्स हैं सभी का संचालन इसी के आधार पर निर्धारण डिपेंड करता है। मूल तो हमारा फैराडे का ही लॉ है, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर से E बराबर N/d∅/dt आपने देखा है। जो हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसका विकास होता है ना साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या करते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस EMF का विकास कर पाते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस EMF का विकास कर पाते हैं। उसमें ये बहुत बड़ा योगदान क्या होता है दोस्तों, तो हमारे फैराडे साहब का होता है। उनके बिना पूरी व्यवस्थाएं क्या है, अधूरी हैं। प्रेरक लोड जोड़े जाने पर पावर फैक्टर क्या होगा।
अगर आप इंडक्टिव लोड जोड़ते हैं साथियों, तो नेचुरली आप ध्यान रखिएगा मेरी वोल्टेज से करंट क्या करती हैं, डेफिनेटली लैग करती हैं। और अगर ये प्योर इंडक्टर हो जाए, यहाँ रजिस्टर का मान क्या हो, बिल्कुल जीरो हो, तब तो एग्जैक्ट 90 डिग्री से मेरे वोल्टेज से करंट लैग करती है, पीछे होती हैं। अगर यहाँ रजिस्टर कुछ ना कुछ होगा तो ये 100% 90 डिग्री से लैग तो नहीं करेगा, बट बिलो 90 से लैग करेगा। अगर यहाँ मिलावट होगी प्रतिरोध की तो इट लैग्स डेफिनेटली, बट द एंगल इज लेसर विद रिस्पेक्ट टू द 90 डिग्री। ये लैग जरूर करेगा, लेकिन मेरे कोण का मान 90 से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। कैपेसिटर रहता तो लीड करती थी, इसीलिए हम उत्तर कौन सा दे दें, पश्चिगामी होती हैं। यहां बैकवर्ड से ज्यादा अच्छा वर्ड है साहब आपका लैगिंग। क्या शब्द है इसके लिए ज्यादा अच्छा, लैगिंग। यहां फॉरवर्ड से ज्यादा अच्छा शब्द क्या है, लीडिंग, है ना, लीडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, अगला प्रश्न। भारत में बिजली की प्रचलन आवृत्ति, हमारे हिंदुस्तान में जो फ्रीक्वेंसी का संचालन हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो आपकी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, मैं थोड़ी सी मेरी बात को समझ लीजिएगा। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर 20 टेस्ट जो हमें कंडक्ट कराना था, वह वहां सारा का सारा उपलब्ध है, टोटल वहां उपलब्ध है। 20 टेस्ट वहां क्या है, टोटल उपलब्ध है। मुझे लगता है कि आप लोग एप्लीकेशन को देखते ही नहीं हैं, मोनू मास साहब और बाकी और भी साथियों, सारा का सारा टेस्ट वहां उपलब्ध है, और सभी टेस्ट का डिस्कशन भी वहां क्या है, उपलब्ध है। सभी टेस्ट का डिस्कशन भी उपलब्ध है। फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप तो एडवांस चल रहे हैं भाई साहब, आप एडवांस चल रहे हैं। एक बार आप पलट करके देख लीजिएगा, समझे कि नहीं। जो आपको दिया गया है वो वहां उपलब्ध है, और जो वहां दिया गया है वही यहां डिस्कशन हो रहा है। तो पुराना और नया का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो दिया गया है वही टेस्ट का यहां डिस्कशन हो रहा है, और वहां पर सारी वीडियो उपलब्ध हैं, कोई नया नहीं है, सब आपका पुराना टेस्ट है जो कि ऐप पर भेज दिया गया है। आप बेकार परेशान हो रहे हैं, आपकी इस परेशानी का मैं क्या इलाज करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आप अननेसेसरी परेशान हैं, जिस परेशानी का कोई उपाय ही नहीं है। अब आप अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं तो होते रहिए। आप इतनी बुद्धि नहीं लगा सकते, आप इतना ज्ञान अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते कि क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन और वहां क्वेश्चन, जब दोनों समान क्वेश्चन है तो नया और पुराना कहां से हो गया। जब दोनों क्वेश्चन समान है तो नया और पुराना कहां से हो गया। अननेसेसरी आप लोग परेशान हैं। ऑफलाइन में ये टेस्ट चल रही हैं, ऑनलाइन में ऑलरेडी डिस्कशन प्रदान कर दिया गया है। टोटल की टोटल चीजें आपको समय से पहले दे दी गई हैं, ताकि आप जमकर रिवाइज करिए और अपना समय का सदुपयोग करके जल्दी से जल्दी अपने तैयारी को स्ट्रांग कर लीजिए। तो आप झूठ मूठ का परेशान हैं, बताइए। हमने आपकी सुविधा के लिए सब कुछ आपको एडवांस में ही प्रदान कर दिया, ताकि आप एकदम चिंतित ना हो और आप बाकी लोगों से भी थोड़ा आगे निकल जाएं, एडवांस में रहें, तेजी से तेजी अपने काम को कवर कर रिवीजन जबरदस्त ढंग से करें। तो आप अननेसेसरी परेशान हैं। ये स्थिति तो वही हो गई, किसी ने कह दिया कि कौवा कान लेके उड़ रहा है और हम कौवा के पीछे भाग रहे हैं, अपने कान को जरा सा चेक नहीं कर रहे। तो कान चेक कर लीजिए साहब, कौवा के पीछे बाद में जाइए। भारत में बिजली की जो संचालन आवृत्ति है साथियों, वो 50 हर्ट्ज है, और हमारी रेटेड फ्रीक्वेंसी भारत की क्या होती है, हमारे भारत की जो रेटेड फ्रीक्वेंसी है वह आपकी क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। आपकी अगर इच्छा है मैं डिलीट करवा देता हूं, चिंता मत करिए। मैं आज जो 20 का 20 आपको एडवांस में दे दिया हूं, उस 20 में से बचे हुए 10 को मैं आज डिलीट करवा देता हूं, ठीक है, और ये वाला फिर आपको अपलोड करवा देता हूं, चिंता मत करिए। थ्योरी वाले ऐप में टेस्ट नहीं दे सकते हैं
हमारे टेस्ट के लिए अलग एप्लीकेशन है, उसी एप्लीकेशन पर हम टेस्ट देंगे, थ्योरी में टेस्ट नहीं देंगे। सबकी एक व्यवस्था होती है, सबका एक सिस्टम होता है और उसी सिस्टम से चलना होता है, ठीक है। आप मुंह से भोजन करते हैं, नाक से तो नहीं ना करते हैं, बताइए। नाक से कब करते हैं? जब स्थिति बहुत विकराल हो जाती है, तब नाक में पाइप लगाते हैं। भारत में बिजली के प्रचालन की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है साहब, और हमारी जो 50 हर्ट्ज है, ध्यान रखिएगा, इसका सीक्वेंस कितना होता है, तो हम लोग इसमें टॉलरेंस रखते हैं साहब जी। रेटेड टॉलरेंस मेरा 3% का होता है, यानी आप 48.5 हर्ट्ज से लेकर के आप 51.5 हर्ट्ज के बीच का जो रेंज है, उसी रेंज पर आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। किसका? मेरी आवृत्ति का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या इसका किसका इस्तेमाल करना है? मेरी आवृत्ति का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं साहब। 10 ओम का प्रतिरोधक को 6 वोल्ट के सेल से जोड़ा जा रहा है, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है। अब 10 ओम के आर पार की वोल्टता कितनी होगी? प्रश्न इस प्रकार का है, मेरे पास यहां पर 10 ओम का रजिस्टर है, यहां 2 ओम का क्या लगा हुआ है? आंतरिक प्रतिरोध। मेरे सेल का वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके आर पार मेरी वोल्टेज V का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम टोटल करंट निकाल लें। टोटल करंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? V बाय टोटल R इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। V मेरा 6 है, टोटल R कितना है? 10 + 2 12 है, यानी 0.5 एम्पियर मेरा क्या हो गया साथियों? मेरी करंट हो गई। अब 0.5 एम्पियर मेरी करंट हो गई। अब जरा सा आ जाइए, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम क्या होता है? तो मेरी I इंटू आर, I 0.5 है, R मेरा 10 है, यानी आपका 5 वोल्ट का वोल्टेज कहाँ मिल रहा है? मेरे 10 ओम के सापेक्ष मिल रहा है। हम किस ऑप्शन को लेके आगे बढ़ें? सी को लेके आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है, 3 फेज की प्रेरण मोटर में फेज की वाइंडिंग के बीच कोणीय चरण अंतर। तो साथियों याद रखना, 3 फेज की मशीन जो हमारी है, उसमें जो फेज वाइंडिंग हम इंस्टॉल करते हैं स्टेटर के ऊपर, तो आप ध्यान रखना सभी आपके 3 फेज में होती हैं। आइदर वो स्टार में होंगी, आइदर आपकी डेल्टा में कनेक्टेड होंगी। चाहे वो डेल्टा के माध्यम से जुड़ी हो या स्टार के माध्यम से जुड़ी हो, फेजों के बीच का अंतर तो होगा मात्र कितने का? 120 का होगा। फेजों के बीच का अंतर मात्र कितने का होगा? 120 का होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है? तो दोस्तों हमारा बोरोन है, इंडियम है, गैलियम है, ये सब आपका क्या है? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी है। ये सब आपकी क्या है? ये सब आपका ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी है। यानी आपकी साहब ध्यान रखिएगा, हमारी क्या है? यह त्रिसंयोजी अशुद्धि है। और इस ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करने के बाद हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। कैसा बनता है? पी टाइप का। लेकिन यहाँ जो फास्फोरस हम ले रहे हैं, यह आपकी कैसी है? पंच संयोजी है। कैसी है साहब? इसको हम लोग कहेंगे पेंटावैलेंट। कैसा कहेंगे? पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है, ठीक है ना। और ये जो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है हमारी, इसका इस्तेमाल करके आपका क्या बनेगा? एन टाइप का मेरा सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? काफी ज्यादा होंगे और होल्स कम होंगे। और इसकी मदद से जो पी बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और होल्स आपके क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो आपका फास्फोरस है पेंटावैलेंट, जो कि त्रिसंयोजी नहीं है। इसलिए उत्तर हम यहां कौन सा लेंगे? डी नंबर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा फुल वेव रेक्टिफायर में साथियों, तो हाफ वेव में हमारा वीएम होता है, लेकिन फुल वेव सेंटर टैप की बात करेंगे तो इन केस ऑफ फुल वेव सेंटर टैप की बात करें, क्योंकि ब्रिज यहां लिखा नहीं है। जब ब्रिज यहां लिखा रहता तब तो ठीक था, यहां सिर्फ ऐसे लिखा है। तो जब ब्रिज नहीं लिखा रहे तो फुल वेव में आप सीधा समझिएगा कि बात किसकी हो रही है? सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर की हो रही है। और जब सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर की बात होगी तो मेरा पीआई भी कितना होता है? 2 होता है। पीआई भी का पूरा नाम होता है साथियों पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज होता है हमारा, इसका पूरा नाम पीआईवी का पूरा नाम, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया। चलिए विद्वान मित्रों आगे बढ़ते हैं।
एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कह रहा है कि मेरा बेस इमीटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस में है, बेस कलेक्टर जंक्शन मेरा कैसा है, रिवर्स बायस में है। बेस कलेक्टर कैसा है, रिवर्स बायस में है। ठीक है, अब जरा गौर कर लीजिएगा इसमें साथियों, जब ऐसी स्थिति बनती है तो डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड एक्टिव मोड में माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड में माना जाएगा। इस तरह के सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड एक्टिव कहते हैं साथियों। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्लास सी एम्पलीफायर की कार्य दक्षता निम्न में से कितनी होती है। बड़ा ही मजेदार प्रश्न है, कोशिश करिएगा जी। हालांकि क्लास सी की दक्षता जो है ना वो 87% तक पहुंच जाती है, बट दिए गए ऑप्शन में से 87 तो कोई है नहीं, दिए गए में 87 के आसपास पहुंचने का लक्षण यहीं पर है, तो हम 70 से 75 ले लेंगे। क्लास सी जो मेरा है यह हाई इफिशिएंसी वाला पावर एम्पलीफायर है, जहां पर ट्रांजिस्टर 180 डिग्री से कम में कंडक्ट होता है। आप देख रहे हैं लेस देन 180 यह क्या कर रहा है, ओनली कितना कंडक्ट हो रहा है, लेस देन 1/2 साइकिल ऑफ द इनपुट, यानी 1/2 से भी थोड़ा कम पर क्या होता है, कंडक्शन करता है। ये हमारी ट्रांजिस्टर है साथियों। तो हम किसके तरफ आगे बढ़ें, ऑप्शन नंबर बी के साथ हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अंतिम समय में अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारी 199 रुपए में बूस्टर रिवीजन बैच ट्रेड की उपलब्ध हैं इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन छात्रों के लिए, और सभी ट्रेड के छात्रों के लिए मात्र 199 में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का रिवीजन क्लास उपलब्ध है। इस दोनों बैचेज को आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं और उसकी मदद से आप रिवीजन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं कम समय के अंदर। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एंड गेट का इनपुट ए और बी है। एंड गेट का इनपुट क्या है मेरा, ए और बी है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो मेरे एंड गेट का आउटपुट होता है ए इंटू बी। क्या होता है, ए इंटू बी होता है साहब। यानी यह जो है, आप ध्यान रखिएगा, इसमें स्थिति ऐसी बनती है, यहां हमने ए दे दिया, यहां बी दे दिया, यहां मेरा वाई आउटपुट है ए इंटू बी। अब यहाँ 0 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 1 है तो क्या होगा, 1 होगा। जब तक मेरे दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक मेरा आउटपुट हाई नहीं होता है। ये सीरीज की तरह क्या करता है साहब, काम करता है। किसकी तरह काम करता है, सीरीज गेट की तरह काम करता है, सीरीज सर्किट की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जीआई वियोजन की माप। साहब जी जीआई के लिए जो हम प्लेट का यूज करेंगे तो जीआई प्लेट का जब यूज करेंगे तो हालांकि हमारी प्लेट जो होती हैं वह 60 सेंटीमीटर की आपकी विड्थ होती हैं, और याद रखिएगा 60 सेंटीमीटर की मेरी लेंथ भी होती हैं। लेकिन थिकनेस की बात करें, प्लेट के मोटाई की बात करें तो मेरे प्लेट का मोटाई कितना होता है, ओनली 6.35 mm होता है। कितना होता है, ओनली 6.35 mm होता है। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगर कॉपर की बात करेंगे, कॉपर प्लेट की, तब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कॉपर प्लेट के लिए मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, कॉपर प्लेट के लिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला कह रहा है कि 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर संचालित एक प्रणाली के लिए न्यूनतम विद्युत रोधन प्रतिरोध। साहब जी 250 वोल्ट से अधिक का वोल्टेज है, यानी 250 से अधिक के वोल्टेज का हम संचालन कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कितना भी कम होगा, तो यदि हम लोग आगे बढ़ें तो 250 से अधिक के लिए कह रहे हैं तो न्यूनतम भी अगर प्रतिरोध होगा तो मेगा ओम में तो जरूर होगा, है ना। तो नॉर्मली वह आपका 25 मेगा ओम तो कम से कम होगा।
ज्यादा भी हम रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 मेगा ओम तो मिनिमम रहना ही रहना चाहिए। उच्चतम आप जितना करिए वह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है कि नहीं। तो वोल्टेज का 1/10 हमारी मेगा ओम में इंसुलेशन रेजिस्टेंस डेफिनेटली मैंडेटरी होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आईएसआई के अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे और केबल संयोजन के बीच, यानी वाटर हीटर का जो मेरा ढांचा है, यानी आपका सपोज कर लीजिए मेरे हीटर का जो ढांचा है, ये ढांचा और हमारी केबल, इसके बीच की बात हो रही है। ढांचा और केबल संयोजन के बीच, ढांचे और केबल संयोजन के बीच जो यहां पर आप बैकेलाइट वगैरह का देखते हैं, वह इंसुलेशन प्रतिरोध हमारा कह रहा है कितना होना चाहिए। जरा सा सोच के बताइएगा, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। कितना भी कम होगा तो हम लोग अर्थ के बीच न प्रतिरोध मेगा ओम से कम तो किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में मेगा ओम से कम तो नहीं होनी चाहिए। तो मेरा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है 1 मेगा ओम। किसी भी हाल में मेगा ओम से कम तो नहीं ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ लोग जो हैं वो अननेसेसरी परेशान रहते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। जैसे अंकित जी का देखिए बड़ा अच्छा मैसेज आया है, लगता है कि लाइफ में बीएसपीएसएल का एग्जाम ही नहीं होगा। आपको आपके लाइफ का डेट पता है कि आपका लाइफ कितने दिन का है? बुरा मत मानिएगा, आपको आपके लाइफ का डेट पता है कि कितने दिन का है? क्यों फालतू परेशान रहते? जब कल परसों में मैंने कही दिया है कि परसों की डेट में आपका असिस्टेंट इंजीनियर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी हो गया, ठीक है। क्या हो गया है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का असिस्टेंट इंजीनियर का डेट जारी हो गया परसों। जब एक आपके एडवर्टाइजमेंट के सबसे बड़े पद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब चीज लागू हो गया है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि परीक्षा की प्रक्रियाएं जो है अब धीरे धीरे तेज हो रही हैं। क्या हो रही हैं? तेज हो रही हैं। और जब परीक्षा की प्रक्रियाएं धीरे धीरे तेज हो रही हैं तो नेचुरल सी बात है कि परीक्षा भी अब होगी, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा, जब इतना धैर्य आप रखे हैं तो अपने इस बड़े लाइफ में थोड़ा सा और आप धैर्य रख लीजिए, जल्द ही परीक्षा होगी। क्योंकि जैसे असिस्टेंट लोको पायलट का आपने सोचा नहीं था कि इतना कम समय में, आपने सोचा नहीं था कि इतना कम समय में एग्जाम हो जाएगा, ठीक उसी तरह से आप अभी घूमते टहलते रहेंगे और पता चलेगा कि एग्जाम का डेट आ गया। इसीलिए शॉर्ट नोटिस का थोड़ा वेट करिए, बहुत ही जल्द सही इंफॉर्मेशन भी आपके बीच मिलेगी और बहुत ही जल्द आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम का डेट भी आ जाएगा। इसीलिए चिंता बहुत ज्यादा नहीं करनी है, अपने मन को भरोसे में रखना है, अपने हिम्मत को खोना नहीं है, ठीक है, समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है, परेशान एकदम नहीं होना है। परीक्षा भी होगी, रिजल्ट भी आएगा, सिलेक्शन आपका होगा या नहीं ये आपकी मेहनत तय करेगी, समझ गए, ये सबसे बड़ा सच है। तो आईएसआई के अनुसार वाटर हीटर के ढांचे में हमारा कम से कम इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। अब यहां आते हैं हम लोग घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में। इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही आराम से दे सकते हैं। प्रखर प्रताप सिंह हमारे प्रभु, नम्र निवेदन है जरा इसका उत्तर देने का कष्ट करिए। इसका उत्तर आप बड़े आराम से दे सकते हैं कि घरेलू वायरिंग और छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा में हम किसका यूज कर रहे हैं। तो 0.5 से 60 या 63 तक आप बढ़ते हैं, तस्वीर सामने है। इसका नाम है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या है पूरा नाम? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 0.5 से लेकर के स्टैंडर्ड आपका क्या है, 60 एम्पियर तक है। क्या है? 0.5 से लेकर के 60 एम्पियर तक है। मरम्मत का कोई पुर्जा नहीं है, फ्यूज को इसी ने मार्केट से हटाया है। इसमें कुछ भी आपको तार वगैरह कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। एमसीसीबी मेरा क्या होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है। 25 एम्पियर से लेकर के
2500 एम्पियर तक की क्षमता का होता है। इसमें एक चैम्बर होता है जिस चैम्बर में हम तेल भरने का काम करते हैं, ठीक है, और इसीलिए इसको मोल्डेड केस कहा जाता है। आर्क बुझाने के लिए हम इसका यूज कर रहे होते हैं क्योंकि रेटिंग इसका ज्यादा है साथियों। ओसीबी और एसीबी हम घरों में प्रयोग एकदम नहीं करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दीपक दक्षता, लैंप इफिशिएंसी, ध्यान दीजिएगा साहब, आपकी जो लैंप इफिशिएंसी होती है, लैंप इफिशिएंसी या ल्यूमिनस इफिशिएंसी या ल्यूमिनस इफिशिएंसी, यह आपकी क्या होती है, यह होती है साहब कुल ल्यूमेन या उत्सर्जित ल्यूमेन बटा हो जाता है आपकी वाटेज, कितना पावर कंज्यूम हुआ, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने दिया, कितना रोशनी मिला। इसीलिए इसको हम लोग ल्यूमेन प्रति वाट से व्यक्त करने का काम करते हैं। मेरा राइट आंसर हो जाता है ल्यूमेन प्रति वाट। क्या हो जाता है, ल्यूमेन प्रति वाट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग राइट आंसर इसको किस में ले लें, ल्यूमेन प्रति वाट में ले लें, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई ल्यूमिनस एफिशिएंसी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये दोनों अलग चीज है साथियों, ठीक है। क्या होती है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी और ल्यूमिनस इंटेंसिटी अलग चीज होती है। लैंप कैपेसिटी ही लैंप की दक्षता है और वही लैंप की एफिशिएंसी है, दोनों चीजें सिमिलर हैं और इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ल्यूमेन प्रति वाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, तांबा का हम कर सकते हैं, एल्युमिनियम का हम कर सकते हैं पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। लेकिन मुझे बताइए साहब, स्टील का हम करते हैं, क्यों करते हैं, तो आपको याद है ACSR कंडक्टर का ही तो यूज होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर। क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड इसका पूरा नाम होता है। तो हम स्टील बीच में देते हैं यांत्रिक मजबूती के लिए, क्योंकि आपका एल्युमिनियम लचीला होता है, बहुत मजबूत वह नहीं होता है। यांत्रिक मजबूती के लिए हम क्या देते हैं साहब, स्टील देने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर ये सब हमारा प्रयोग में होता है। लेकिन मेरी टंगस्टन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। टंगस्टन का प्रयोग हम लोग फिलामेंट के रूप में करते हैं, हाईली रेजिस्टिव एलिमेंट होती हैं। आपका जो बल्ब है, कैसा बल्ब साहब, ताप दीप्त बल्ब है, वहां पर हम इसका विशेष रूप से क्या करते हैं, प्रयोग करने का काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न वोल्टेज वितरण प्रणालियों में, तो लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली की बात अगर करें तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारे घरों के आसपास होता है, पोल माउंटेड सब स्टेशन, उस वाले में क्या लगा होता है, तो डेल्टा स्टार का कनेक्शन होता है। स्टार होने से 3 फेज 4 तार प्रणाली का विकास होता है। और जब 3 फेज 4 तार प्रणाली का विकास होता है तो आप ध्यान रखिएगा, 3 फेज 4 तार प्रणाली की खासियत ये होती है मेरे विद्वान मित्रों कि हम इसके माध्यम से सिंगल फेज एसी भी अपने घरेलू पर्पस के लिए ले सकते हैं और 3 फेज एसी हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए भी ले सकते हैं। ये लाइन मेरी क्या होती है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, जिससे कंज्यूमर सीधे जुड़ा होता है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा स्टार। क्या हो जाएगा, डेल्टा स्टार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के आईई नियम के अनुसार भारत की जो आवृत्ति भिन्नता है, फ्रीक्वेंसी में टॉलरेंस है, वो प्लस माइनस कितने का है, 3% का है। इसीलिए तो हमारी फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है भारत में, 48.5 से लेकर के 51.5 हर्ट्ज के बीच होता है। कितना होता है, 48.5 से लेकर के 51.5 हर्ट्ज के बीच यह हुआ करता है। सो वी कलेक्ट द आंसर ऑप्शन नंबर ए।
नाउ डियर फ्रेंड, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित है। साथियों, ये ईबीज का मान होता है आपका पी फाई एन जेड बटा हमारी क्या हो जाती है 60A हो जाती है। क्या हो जाती है? ईबी बराबर पी फाई एन जेड बटा 60A हो जाती है। अब जरा गंभीरता पूर्वक समझिएगा, यह जो बैक ईएमएफ है आपने सप्लाई तो भी दिया था और उस भी के बिहाफ में आपको ईबी मिला था, तो मतलब क्या है, और भी ईबी दोनों एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। अपोजिट होता है तो कॉजेज अपोज द रीजन है, यानी स्पष्ट है साहब, किस पर आधारित होती है? लेंज के नियम पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? लेंज के नियम पे आधारित होती है, और इसी को हम लोग काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं इसमें। और यह क्या काम कर रहा है मोटर में? तो हमारे यांत्रिक ऊर्जा के विकास में हमारी मदद कर रहा है, एनर्जी कन्वर्जन में हमारी क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। इसीलिए हम उत्तर कौन सा ले लें? लेंज लॉ, कॉजेज अपोज द रीजन हो जाता है, जिसके कारण उत्पन्न हो रहा उसी का विरोध कर रहा है। दिश धारा मोटर की आर्मेचर और विकसित यांत्रिक शक्ति, तो मेरी जो मैकेनिकल पावर होती है वह क्या होती है आपकी साहब? ईबी इंटू आई ए के बराबर होती है। मेरा जो पीएम होगा, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा, दैट डेफिनेटली will be the magnitude of EB into EA. This is the back EMF and this is the armature current that flow through the particular circuit. So we say EB into IA आपकी क्या हो जाएगी? यांत्रिक शक्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। हालांकि यह यांत्रिक शक्ति हमें आउटपुट में मिलती नहीं है, इसमें रोटेशनल लॉसेस होते हैं, तब जाके हमें आउटपुट में मिलती हैं। इसीलिए हम उत्तर कौन सा ले लें? ए ले लें। चलिए, ताम्र हानि कहां पर नगण्य होती है? आप सब जानते हैं मेरी कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर के बराबर होती है, और पीसीयू मेरा समानुपाती आई स्क्वायर का है। यदि आपका नो लोड होगा तो उस समय में मेरी पीसीयू क्या हो जाएगी? लगभग जीरो हो जाएगी, नेग्लेजिबल हो जाएगी। तो इसीलिए हम उत्तर कौन सा दे दें? ऑप्शन नंबर बी। यही मुख्य कारण है कि जब नो लोड टेस्ट किया जाता है तो मेरा कॉपर लॉस तो नहीं मिलता, जो लॉस मिलती है सब आयरन होती है, और उस आयरन लॉस को बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। 80% दक्षता के साथ 2 किलोवाट मोटर को 5 घंटे तक चलाया गया है, कितनी ऊर्जा की खपत होगी? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। हमारे पास मोटर की रेटिंग कितनी दी गई है? मोटर की वाटेज आपको दी गई है साहब 2 किलोवाट। घंटे का मान कितना दिया है? 5 आवर्स दिया है। मेरी दक्षता कितनी दे दी गई है? 80%। क्या दे दी गई है? 80% दे दी गई है। अब आप व्यय ऊर्जा की बात अगर करेंगे तो मेरी व्यय ऊर्जा टोटल कितनी हो जाएगी? तो हम लोग वाट इंटू आवर करते हैं, है ना? तो हम लोग यहाँ व्यय ऊर्जा की अगर बात करें तो यह कितना हो जाएगा? 2 गुना 5 बराबर 10 किलोवाट आवर। इतना मेरा ऊर्जा क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? 80% की दक्षता। तो अब आप क्या करिएगा? कुल ऊर्जा का मान अब जब आप ज्ञात करिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका 10 का हो जाएगा 80%। तो सिंप्लीफाई होके क्या आएगा? 8 किलोवाट आवर आएगा। आपका 20% क्या हो चला जाएगा? बर्बाद चला जाएगा। इसीलिए हम कौन सा उत्तर ले लेंगे? 8 किलोवाट आवर, ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास या अन्य कपड़े के कारण, तो ध्यान रखना, कपास या अन्य कपड़े के कारण जो आग लगती है, खरपतवार में, लकड़ी में जो आग लगती है, वो आपकी कार्बोशियम फायर होती है। कौन सी फायर होती है? कार्बोशियम फायर होती है। और कार्बोशियम फायर को बुझाने के लिए बिल्कुल हमारा वाटर सफिशिएंट है। हम जल के माध्यम से इसको क्या कर लेंगे? बुझा लेंगे। सबसे सस्ता, सबसे आसान तरीका यही है मेरा। क्यों हम अननेसेसरी अन्य चीज़ों में अपना समय बर्बाद करेंगे? यहाँ जल जो है वह क्या करता है? हीट को समाप्त करता है, हीट को ब्रेक करता है। आप तो जानते हैं आग 3 चीज़ों से बनी होती हैं, एक ऊष्मा, दूसरी हमारी ऑक्सीजन, और तीसरी आपकी है पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से आग लगती हैं। तीनों में से कोई एक अगर खत्म हो जाए तो आग बिल्कुल क्या होती है? बुझ जाएंगी। कह रहा जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक डैश उत्पन्न होता है। जब एक पर्टिकुलर रीजन में विद्युत आवेश है और उस आवेश पर कहीं न कहीं क्या हो रहा है? बल लग रहा है,
और उस क्षेत्र के अंदर वह आवेश है, यानी उस पूरे क्षेत्र में कहीं न कहीं विद्युत चुंबकीय बल रेखा यानी कि हमारी वैद्युतिक बल रेखा कहीं न कहीं फैली हुई है, और जितने तक की विद्युतिक बल रेखा का प्रभाव पड़ता है उतना में ही वो आकर्षित करेगी। तो वह पूरा क्षेत्र जिसमें यह आकर्षण हो रहा है उसे किस नाम से जानेंगे साहब? उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र के नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से हम लोग जानेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, पदार्थ मृदु होने के कारण विकृत हो जाने की वजह से SWG के इस्तेमाल से किस वायर को मापा नहीं जा सकता? कॉपर कठोर होता है, माप लेंगे, टंगस्टन माप लेंगे, स्टील भी कठोर होता है, लेकिन हल्का सा भी आपका गर्मी है तो तुरंत एल्युमिनियम आपका क्या होता है, साइज उसका डिफर करने लगता है, मुलायम तो रहता है, लचीला तो रहता ही है, तो एल्युमिनियम के साइज का मापना संभव नहीं होता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। मैंने शुरुआत में भी समझा दिया है, एप्लीकेशन पर 20 की 20 टेस्ट मौजूद है और एप्लीकेशन पे 20 की 20 टेस्ट का डिस्कशन मौजूद है। और आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि उस 20 टेस्ट को दीजिए और उसी 20 टेस्ट के आधार पर प्रैक्टिस करिए, जो कि आपको मजबूती प्रदान करेगा। यह भी टेस्ट जो कराया जा रहा है एप्लीकेशन पर के ही 20 टेस्टों का यह एक हिस्सा है, उसी में से यह भी कराया जा रहा है। इसीलिए आप अननेसेसरी परेशान एकदम मत होइए, ठीक है? आप टेस्ट को प्रतिदिन लगाइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम। आप अनलिमिटेड बार टेस्ट दे सकते हैं, वो देने का कष्ट करिए, ठीक है? सारी चीजें जो है सेम है, कोई अंतर नहीं है। निम्नलिखित में शंट फील्ड वाइंडिंग का चिन्ह कैसा होना चाहिए? साहब जी शंट फील्ड वाइंडिंग जब भी होगी तो आप ध्यान रखिएगा, यह पतले तार की होगी। पहली बात क्या होगी? यहां पर पतले तार का यूज होगा। दूसरी बात क्या होगी? टर्न आपका क्या होगा? अधिक होगा। दूसरी क्या बात होगी? मेरा टर्न क्या होगा साथियों? अधिक होगा। तो पतला तार और अधिक टर्न, ये है हमारी स्थिति। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हम क्या दे दें मेरे विद्वान मित्रों? जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है? सही उत्तर है, ऑन बिहाफ ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कुंडल के वोल्टेज की गणना करें जिसमें 160 की बाधा है और कुंडल के माध्यम से धारा प्रवाह कितना हो रहा है? 4 ओम हो रहा है। तो मतलब स्पष्ट है मेरा वोल्टेज के बारे में आपको मान नहीं मालूम है, यही निकालना है। आपसे कह रहा है मेरी रेजिस्टेंस कितनी है? 160 ओम है और मेरा करंट कितना है? तो 4 एम्पियर है। अब यहां से भी बराबर पूछ रहा है तो आई आर कर दीजिए। आई आपका 4 हो गया, आर 160 हो गया, कितना होगा साहब? 640 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? 640 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। टीन का गलनांक, यही दो ज्यादा पूछता है, 232 डिग्री सेल्सियस होता है। तांबे का 1085, इसका 232। इसीलिए तांबे का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो सोल्डरिंग आयरन के बिट में करते हैं। कहाँ करते हैं? सोल्डरिंग आयरन के बिट में, ठीक है? सोल्डरिंग आयरन के बीट में किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग तांबे का जो है साथियों प्रयोग करते हैं, ठीक है? चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। टांका लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सोल्डरिंग? तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो कनेक्शन है उसको हम लोग क्या करें? मजबूती प्रदान करें, उसको फिक्स करने का प्रयास करें, उसको साहब जी लचीलेपन को समाप्त करने का कोशिश करें। मेरी कोशिश होती है उसको अस्थायी प्रकृति देने की, उसको बॉन्ड मजबूत बनाने की हमारी कोशिश होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हालांकि ये कच्चा जोड़ है सोल्डरिंग। टांकने की क्रिया में फ्लक्स का क्या उद्देश्य है? तो जरा बताइएगा फ्लक्स क्या करता है? व्हाट शुड बी राइट आंसर फॉर दिस डियर फ्रेंड? हमारी फ्लक्स जो है धातु के सतह को साफ करता है, ऑक्साइड मुक्त रखता है। और हम लोग दो तरह का फ्लक्स होता है, आपका कोरोसिव फ्लक्स होता है और एक आपकी क्या होती है? नॉन कोरोसिव। क्या होती है? नॉन कोरोसिव फ्लक्स होती है।
कोरेसिव फ्लक्स में आपका जंग लगने का चांस ज्यादा रहता है और लगता भी है। नॉन कोरेसिव में जंग नहीं लगती है। यहां पर हम नेचुरल प्राकृतिक तेल का क्या करते हैं, यूज कर रहे होते हैं, है ना, आपका अंडी का, जैतून का, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, जिंक क्लोराइड है, ये सब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं। ये सारी की सारी चीजें कोरोसिव होती हैं। कोरोसिव जब यूज कीजिएगा तो आपको सतह को साफ करना जरूरी होता है। नॉन कोरोसिव में नहीं भी साफ किए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मानव शरीर की गीली त्वचा का प्रतिरोध, जल्दी बताइएगा, मानव शरीर की गीली त्वचा का प्रतिरोध समान रूप से कितना होता है? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? गीली त्वचा की बात करेंगे तो समान रूप से 1 किलो ओम यानी 1000 ओम के सापेक्ष होता है और धीरे धीरे इसका मान घटता ही चला जाता है। लेकिन यदि हम लोग कहां चले जाएं, यदि हम लोग चले जाएं ड्राई शरीर में, सूखे शरीर में, तो मेरे प्रतिरोध का मान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। यानी आपका 70,000 से 1 लाख ओम के बीच हो जाता है। कह रहा भूरा काला, भूरा रंग का कोडिंग, भूरा मतलब आपका ब्राउन, है ना, आपका ब्राउन हो गया, फिर आपका ब्लैक हो गया, और फिर आपका क्या हो गया, ब्राउन हो गया। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, तो ब्राउन का 1 हो गया, ब्लैक का 0 हो गया, फिर ब्राउन का 1 हो गया। ए है, बी है, सी है, आर बराबर ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट करते हैं तो ये तो है ही नहीं मेरे पास। ए बी का मतलब 10 हो गया इंटू 10 के पावर आपका 1 हो गया। यानी आप क्या कह देंगे, 100 ओम हमारा है, कोई रंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सहिष्णुता कह रहा है, तो कोई रंग जब नहीं है तो 20% हमारा हो जाएगा। नो कलर पर क्या होगा, 20%। तो उत्तर क्या दे दें, ऑप्शन नंबर बी, 100 ओम प्लस माइनस 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मा की व्यवहारिक इकाई H बराबर जानते हैं I स्क्वायर RT, एक प्रकार की ऊर्जा है। जूल से इसको हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो याद रखिएगा उष्मा की व्यवहारिक इकाई क्या है, मेरी जूल है। घरेलू मिक्सचर में किस प्रकार के विद्युत मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों घरेलू मिक्सचर में हम लोग बिना किसी चिंता के, समझ लीजिएगा, यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। 400 से लेकर के 400 वाट से लेकर के 600 वाट तक के पावर का यहां कंजप्शन होता है। और मेरे विद्वजनों यहां से ध्यान दीजिएगा, मेरे युवा विद्वानों यहां से ध्यान दीजिएगा कि मेरी यूनिवर्सल मोटर है, 400 से 600 वाट तक के लिए यूज की जाती है। एसी डीसी दोनों पर इसका क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और भी कई विशेषताएं हैं जो मैंने अलग अलग दिनों आपसे चर्चा कर लिया है। 3000 से लेकर 14000 आरपीएम तक चलती है। इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सन फील्ड वाइंडिंग और आपका कम्यूटेटर, ब्रश, सब कुछ यहां पर लगा रहता है। यह डीसी सीरीज मोटर का क्या है, एक एडवांस वर्जन है, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों कौन सा 3 फेज मोटर के लिए सत्य है? स्टार डेल्टा स्टार्टिंग आवश्यक है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग आवश्यक होती है, ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर होता है। क्या सही उत्तर है जरा बताइएगा। आप ही लोग कोशिश कीजिए, आप ही पर भरोसा है। अगर बात हो साहब 3 फेज इंडक्शन मोटर की तो कंफर्म रहिए यह सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। क्या होती हैं? बात अगर हो मेरी 3 फेज इंडक्शन मोटर की तो कंफर्म रहिए क्या होती हैं, सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर नहीं चाहिए, सुरक्षा के लिए चाहिए, अंडर करंट से और ओवर करंट से और अंडर वोल्टेज से। किससे साहब? ओवर करंट और अंडर वोल्टेज से सुरक्षा के लिए हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में मेरा N1 बराबर N2 होता है, इसीलिए यहां पर जो मेरी K है वह कितनी हो जाती है, एडजेक्ट आपकी 1 हो जाती है, और मेरा अनुपात 1:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए है। इसका प्रयोग हम लोग आइसोलेशन के लिए, एसी डीसी परिपथ को सेपरेट करने के लिए करने का काम करते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका 1:1 जो है हमारी हो जाती है आपके आइसोलेशन ट्रांसफर का रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वार लियोनार्ड नियंत्रण क्या है? बहुत ही कष्टदायक प्रश्न पूछ दिया है सरकार। क्या जवाब दे देंगे आप? कोशिश कीजिए और बताइए। दोस्तों ध्यान रखना, वार लियोनार्ड नियंत्रण
वार लियोनार्ड नियंत्रण जो है एक प्रकार की क्या है, वोल्टेज नियंत्रण विधि है। यह क्या है साहब, वोल्टेज नियंत्रण विधि है। और इस विधि के द्वारा हम गति नियंत्रण करने का काम करते हैं। कैसी विधि है, वोल्टेज कंट्रोल विधि है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, दोनों दिशाओं में, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों दिशाओं में आप गति को नियंत्रित कर सकते हैं। यहां आप देखिएगा डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का सेट हमने यूज किया है, 3 फेज एसी सप्लाई है, मेंटेनेंस वगैरह ज्यादा करना पड़ता है। और तो और आप ध्यान रखेंगे साहब, इसमें ज्यादा एसेसरीज लगती है तो महंगा होता है। और इसकी विशेषता यह है कि यह दोनों दिशाओं में गति को नियंत्रित करता है। आप चाहिए तो स्पीड बढ़ा भी सकिएगा, आप चाहें तो स्पीड को घटा भी सकते हैं, हर कुछ आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सीरीज मोटर में लोड करंट किसके बराबर होता है, डीसी सीरीज मोटर की यदि हम बात करते हैं तो ये मेरा क्या है, आपका आर्मेचर है। यहां मेरा क्या लगा है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टर RSC है, यहां RA है, IA और मेरा ISC यह क्या होता है, सेम होता है। और इधर आपका क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ, इधर आपका क्या लगा है, लोड लगा है। ध्यान देंगे इधर आपकी क्या लगी हुई है, लोड लगी हुई है। लोड में करंट मेरी IL जा रही है। यहां क्या हो जाता है, IA बराबर ISC बराबर IL हो जाता है। ये तीनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हम उत्तर कौन सा ले ले, ऑप्शन नंबर ए ले ले। और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती हैं ये मोटे तार की क्या होती हैं, मोटे तार की कम टर्न होती हैं। क्या होती हैं, मोटे तार की कम टर्न होती है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फ्लोरेसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चोक देखिए जो हमारा चोक है उसका तो आप जानते ही हैं कि काम होता है स्टार्टिंग वोल्टेज को बढ़ाना ताकि हमारी गैसेस डिस्चार्ज हो जाए। और जब गैसेस डिस्चार्ज आरंभ हो जाए तो करंट के मान को कंट्रोल करना इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक चोक की तरफ जाते हैं, साउंडलेस होता है, वजन कम होता है, हार्मोनिक्स वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, साथ ही साथ हमारे पावर फैक्टर को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। कितना तक इंप्रूव करता है जी, 98% तक मेरे पावर फैक्टर को क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करेंगे, सही उत्तर मानेंगे। साथियों यही वो टेस्ट है जिसके माध्यम से आप जुड़े हैं और इस टेस्ट में 20 सेट हमको कराना था और मैं बता दूं कि 20 का 20 सेट यहां पर अपलोडेड है। 20 के 20 टेस्ट का डिस्कशन भी यहां पर क्या है, बिल्कुल अपलोडेड है, ठीक है। इसलिए जो छात्र ऑनलाइन में हैं वो यहां पर क्या करें, बड़े आराम से प्रैक्टिस करें, सारी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध है। और जो डिस्कशन मैं अभी ले रहा हूं वह इसी टेस्ट के पार्ट्स का मैं डिस्कशन ले रहा हूं, यहीं से सब कुछ क्या है, मैच करती हैं, सेम है। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। लोको पायलट के लिए इलेक्ट्रिकल ग्रुप के छात्रों का 26 सेट का बुक रुक्मिणी का आया है। फीटर वाले छात्रों का भी बुक आ चुका है, 21 सेट फीटर में है। और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 26 सेट है, 6 आपका ओरिजिनल सेट है प्रीवियस ईयर का और 20 हमारा प्रैक्टिस है। तो आप इस बुक को परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्कोर को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका यह निभाएगी और काफी हेल्प आपको मिलेगा। किसी एक प्रेरण मोटर की चक्रण दिशा यानी उसकी साहब रोटेशनल डायरेक्शन कैसे बदल सकते हैं, तो सिंगल फेज मोटर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम बदल सकते हैं या तो स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल बदल करके, रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलकर, इसके टर्मिनल को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, तो साथियों यह प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करके बड़े आराम से हम आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। ये जो सोचिएगा कि सप्लाई टर्मिनल को चेंज करके करेंगे वो नहीं होगा। इसलिए उत्तर क्या हम दे साथियों, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, हम ए नंबर के साथ जाएंगे, चल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनल में किसी एक का बदलाव करके। आइए अल्टरनेटिंग वोल्टेज डैश का अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्म फैक्टर होता है।
तो साथियों फॉर्म फैक्टरों को हम के एफ से सूचित करते हैं। यह मेरी क्या होती हैं, आरएमएस वैल्यू बटा आपकी एवरेज वैल्यू होती हैं, और इसी एवरेज वैल्यू को हम मीन वैल्यू कहते हैं। मेरा आरएमएस क्या है साहब, वी एम बटा रूट 2 है, और मेरी एवरेज है 2 वी एम बटा पाई, यानी इसे 0.707 वी एम, अब बटा क्या करते हैं 0.637 Vm करते हैं, Vm कट जाता है। आफ्टर सॉल्विंग हमारा क्या होता है, 1.11 होता है। ये हमारे फुल वेव रेक्टिफायर और एसी साइनोसॉइडल के लिए ये मान हमारा होता है। तो दिए गए प्रश्न में ध्यान रखिएगा, एवरेज को ही क्या कहा जाता है, मीन कहा जाता है। हम उत्तर कौन सा ले लें, ए नंबर ले लें। आइए आगे बढ़ते हैं साहब। एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया, यानी एक धातु पर दूसरी धातु के लेपन की प्रक्रिया, उसके लेयर के चढ़ने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है, विद्युत लेपन कहलाती है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस के फैराडे के नियम पर, किस पर, इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर क्या होती हैं, निर्भर करती हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सैथिल हानि किस पे निर्भर करती हैं, आप जानते हैं पीएच बराबर हमारा के एच बी एम टू द पावर 1.6 एफ इंटू भी वाट होता है। तो मेरा पीएच कहीं न कहीं आपका बीएम पर, मेरा पीएच कहीं न कहीं एफ पर, मेरा पीएच कहीं न कहीं भी पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में ध्यान दीजिएगा, किस पर नहीं करती हैं, तो आवृत्ति पर करती हैं, आयतन पर करती हैं, घनत्व पर करती हैं, परिवेश के तापमान से लेना देना नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सर का आदेश आ गया है, सिंगल फेज की चक्रण दिशा को फेज के क्रम को उलटकर, साहब आप तो काफी विद्वान है, आपकी विद्वता को तो मैं भी बार बार नमन करता हूं, मुझे भी अपना शिष्य आप बना लीजिए तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन चिंता इस बात की है 51 में ये कहीं से भी उचित नहीं होगा, ये अनर्थ हो जाएगा। आगे चलिए 53 में देख लीजिए, धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया। तो दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को हम समान रूप से इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही कहते हैं, यही इसका उचित उत्तर है। ठीक है, यहां इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंग्लिश का आप हिंदी वाले को देखिए, ठीक है ना, विद्युत परिष्करण है। ठीक है, क्या है, विद्युत परिष्करण है। इसका अंग्रेजी रूपांतरण यहां पर क्या है, सही नहीं है। ठीक है, विद्युत लेपन आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, इलेक्ट्रो एक्सट्रैक्शन। तो ये परिष्करण जो है, शुद्धिकरण जो है, ठीक है, रिफाइनिंग, ये एक अलग प्रक्रिया है, ये एक अलग प्रक्रिया है। इसीलिए सरकार आप चिंतित मत होइए, ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है, सही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते। Yes, I know we always prefer the language of English when the dot is occur. But the problem is that the associated meaning of this electroplating is here Vidyut Lepan. The Hindi and English both are correct for this situation. So we are going with the option number A, my dear friend. Okay? I think you understand the concept that I discussed with you. विद्युत लेपन ही हमारी क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, एंड दिस इज द रियल meaning of this in English and Hindi, and this is the correct and appropriate answer of this question. कई बार क्या होता है कि दिमाग लगाना है, लेकिन वैसा भी दिमाग लगाना उचित नहीं है जो हमारे क्या हो जाए, नुकसान का कारण बन जाए। ठीक है ना, तो इसीलिए साहब आप लोगों को क्या करना है, अंग्रेजी हिंदी के मीनिंग को भी देखना है। एरर, ह्यूमन एरर कहीं कहीं होती ही है, उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। अगर कोई भी टाइपिस्ट इतना विद्वान अगर होता तो वो टाइपिस्ट तो नहीं ही होता, नेचुरल सी बात है। और कहां पर ह्यूमन एरर नहीं होती है, 100% परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है। प्रयास तो हमेशा होता है कि 100% परफेक्ट किया जाए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं सिली मिस्टेक जो है हो ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या बताता है साथियों? फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम होता है वह क्या बताता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साहब, देख लेते हैं हम लोग।
आइए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम देता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो देता है वह क्या देता है? चालक के गति की दिशा देता है। ईएमएफ देता है? नहीं साहब, ईएमएफ देता है मेरा दाहिना हस्त का नियम। चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बताता है। अब यहां पर आपको उत्तर देना है कि कौन सा सही है। जरा सा प्रयास करिए और बताइएगा। मेरा सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर कौन काम कर रहा है? मेरा मोटर काम कर रहा है। क्या कर रहा है? मेरा मोटर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर काम कर रहा है। और मोटर के आधार पर आप देखते हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ मेरा इंपोर्टेंस किससे है? तो वाम हस्त नियम से मेरा इंपोर्टेंस साहब जी हमेशा याद रखना कि आपके बल की दिशा से है। किससे है? बल की दिशा से है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप क्यों रखा जाता है? हम लोग अगर ज्यादा बड़ा एयर गैप रखेंगे तो नेचुरली हमारी मैग्नेटिक फील्ड का जो सामर्थ्य है वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का सामर्थ्य घट जाएगा। मेरी चुंबकीय लिंकिंग बहुत मजबूत नहीं होगी। परिणाम होगा कि हमारी ईएमएफ भी कमजोर मिलेगी और हमें साहब आउटपुट में मैकेनिकल पावर भी कमजोर मिलेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग मजबूत चुंबकीय फील्ड मेरा हो, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करते हैं, यानी आपका स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हो, इसीलिए मिनिमम गैप रखते हैं। और गैप इसलिए रखते हैं, अगर गैप नहीं रखेंगे रोटेशन नहीं होगा। गैप नहीं रखेंगे रोटेशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है? यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। बी बराबर फाई बाय ए होता है। फाई का हम लोग यूनिट वेबर, और मेरे एरिया का क्या होता है? फाई बाय यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। यानी आप जानते हैं 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? आपका 1 टेस्ला होता है। तो हम लोग कैसे सूचित कर दें इसको साहब? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यहां लिखा भी है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी लिखा है और यहां टेस्ला भी लिखा है। ये दोनों उत्तर हमको यहां दे दिया गया है। जब दोनों उत्तर दे दिया गया है तो हालांकि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला दोनों का रिलेशन एक दूसरे के सापेक्ष क्या होता है? सेम ही होता है। ठीक है, तो अगर कोई छात्र यह भी स्वीकार कर रहा है तो वो गलत नहीं होगा। अगर कोई छात्र बी ले रहा है तो वह भी गलत नहीं होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपका गलत नहीं होगा। बट जो आयोग था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में उसने बी को ले लिया था। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग भी टेस्ला के साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण क्या हो जाता है? सेल कब शॉर्ट सर्किट होती है? जब आपका सेपरेटर्स में फॉल्ट हो जाए या सेडिमेंटेशन हो जाए और नीचे मेरे प्लेट की सारी भाग, मेरे प्लेट के सारे लेयर्स आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएं, तब जाके क्या होगा? मेरी सर्किट साथियों शॉर्ट कर जाएंगी। यानी आप यहां पर उत्तर की बात करें तो दोषपूर्ण सेपरेटर्स यहां पर सबसे ज्यादा सही उत्तर है। यदि आपका सेपरेटर्स जो प्रत्येक प्लेट के बीच में लगा हुआ है, जो सेपरेटर आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, अगर यह सेपरेटर्स दो प्लेटों के बीच में लगा है, इसमें फॉल्ट आ जाती है, डैमेज कर जाता है, तो फिर हमारी क्या हो जाएंगी? निश्चित रूप से आपका साहब डैमेज कर जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लेट, डिफेक्टिव सेपरेटर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेपरेटर्स का डिफेक्टिव हो जाना, उससे तो यह हो ही जाएगा। प्लस दूसरा चीज क्या होगा? सेडिमेंटेशन अगर मेरा नीचे हो गया है और निचले भाग से मेरी प्लेट अगर टच कर रही है तब भी क्या हो जाएगा? शॉर्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, अगर आपका पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में शीशे का कण एक दूसरे को टच कर लिया है, तो शीशा तो मेरा चालक होता है, उसके वजह से भी क्या हो जाएगा? आपका कहीं न कहीं शॉर्ट कर जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लेट का मतलब ही होता है कि सेपरेटर का डैमेज होकर के दोनों का एक दूसरे के साथ चिपक जाना। इसका मतलब ही होता है सेपरेटर का क्या हो जाना साहब? डैमेज होकर के, सेपरेटर का डैमेज होकर के एक दूसरे से क्या हो जाना? चिपक जाना। ये चीजें भी आपकी क्या होती हैं? शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण बन सकती हैं।
ठीक है। तो आइए हम यहां पर जो सबसे मूल था, इंपॉर्टेंट था, वो था डिफेक्टिव सेपरेटर। बाकी भी कहीं न कहीं क्या कर रहा है, उस शॉर्ट की फिनोमिना को स्वीकार कर रहा है, ठीक है। अब दिए गए उत्तर में यहां रहता इनमें से कोई नहीं, तब तो ठीक है, सी मेरा ज्यादा उचित था। सबसे प्रभावशाली, देखिए सबसे प्रभावी उत्तर आपका यही है, लेकिन इन कारणों से भी शॉर्ट सर्किट होता है, इसलिए करके अगर आप डी के साथ भी आगे बढ़ते हैं तो कोई समस्या आपको नहीं है। यानी इनमें से कोई भी कारण जो है किसी न किसी रूप में शॉर्ट सर्किट का एक मूल कारण बन सकता है, लेकिन सबसे प्रभावी कारण है डिफेक्टिव सेपरेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार डैश के समान पॉइंट से लिया जाता है। तो न्यूट्रल तार कहां से लिया जाता है, जरा बताइएगा विद्यार्थी जी। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। न्यूट्रल तार जो लिया जाता है वो तीनों वाइंडिंग के उभयनिष्ठ बिंदु से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? तीनों वाइंडिंग के उभयनिष्ठ बिंदु से लिया जाता है। क्या? मेरा न्यूट्रल तार। क्या लिया जाता है? मेरा न्यूट्रल तार। तो इसीलिए हम राइट आंसर क्या दे दें? तीनों वाइंडिंग का जो कॉमन पॉइंट है वहीं से इसको लेने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सैडेड पोल मोटर की दक्षता डैश के रेंज में होती है। ये है मेरा सैडेड पोल मोटर। यहां हमने क्या किया है साहब, ये देखिए सैडिंग रिंग बनाया है। बहुत ही हमने क्या किया है, कॉपर के नेकेड वायर का, कॉपर के नंगे तार को यहां पे लपेटने का काम किया है। और इसी की वजह से क्या होती है, मेरा सेल्फ स्टार्टिंग की फिनोमिना इसमें तो होती नहीं है, लेकिन जब सैडिंग रिंग बनाते हैं तब यह मशीन स्टार्ट कर जाती है। स्टार्ट तो होती हैं, बट आप याद रखेंगे इस मशीन में साहब जी बहुत ज़्यादा टॉर्क नहीं होती और इसकी इफिशिएंसी भी बहुत कम होती है, और कम वाटेज के लिए इसका यूज़ भी हम लोग करते हैं। मात्र साहब जी आपका 5 से 30%, 35%, बस यही रेंज इसका होता है इफिशिएंसी का। खिलौने वगैरह में हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होता है, कम होता है। समझिए इसकी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है, निश्चित रूप से साथियों हमारी कम होती हैं। कम वाटेज के लिए भी यूज कर रहे हैं। ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। किसी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग क्या होता है? मेरे एम्पलीफायर में जो सबसे जल्दी खराब होता है साहब, वह मेरी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होती हैं। क्या खराब होती हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होती हैं। यह मेरे एम्पलीफायर का वो हिस्सा है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली डैमेज हो जाता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आईजीबीटी का पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर। क्या होता है? इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर। आपके सामने आईजीबीटी का ये रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सब भी हमारी 3, इसमें कितने टर्मिनल्स हैं? आपका 3 टर्मिनल है। सी आपका क्या है, कलेक्टर, इमीटर और ये गेट है। क्या है? कलेक्टर, इमीटर और गेट है साथियों। इसका ये सिंबल है, आप ध्यान देंगे, ठीक है। हम लोग इसका इस्तेमाल स्टैटिक स्विच के रूप में करते हैं, फास्ट एक्टिंग स्विच के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। एसी से डीसी में रूपांतरण क्या कहलाता है? जल्दी बताइएगा। एसी से डीसी में जो हम बदलाव करते हैं यही मेरा रेक्टिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन कहलाता है, दिष्टीकरण कहलाता है। और दिष्टीकरण का काम कौन करता है? रेक्टिफायर करता है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा पार्ट है, सेक्शन है, जहां हम लोग डायोड का, सिंपल डायोड का, जनरल डायोड का, सेमीकंडक्टर डायोड का यूज करने का काम करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी फॉरवर्ड बायस में ही काम करती है। अगला है सीलिंग रोज का इस्तेमाल। तो सीलिंग रोज हम लोग कहां लगाते हैं? छतों पर लगाते हैं। उसके मदद से हम लोग फैन हो गया, तो आप फैन को बड़े आराम से कनेक्शन देने का काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? फैन को आप बड़े आराम से कनेक्शन देने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा साहब जी, अगर आपकी ट्यूबलाइट भी है जो दीवार के ऊपर आप ऊपरी हिस्से में लगाए हैं, यहाँ सीलिंग रोज है, तो बड़े आराम से आप इसका कनेक्शन भी कर देते हैं। तार आपको फैलाना एकदम नहीं पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पंखा दिया नहीं है, इसलिए ज़्यादा अच्छा कौन सा है? फ्लोरेसेंट लैंप है, उसी में हम इसका यूज कर देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, बहुत ही
कम वायर में 1.5 से 2 फीट का तार मुश्किल से लगेगा, मेरी कनेक्शन भी हो जाएगी और गैदरिंग भी वायर्स का नहीं होगा। साहब जी, अल्टरनेटर में स्टेटर कोर किससे बना होता है? बड़ा मजेदार प्रश्न है विद्वान मित्रों, आप सब तो मुझे लगता है कि इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या जवाब होगा जरा आप लोग गाइड करिए। अल्टरनेटर में स्टेटर कोर पूछ रहा है आपसे, योक नहीं पूछ रहा है, स्टेटर कोर पूछ रहा है। तो स्टेटर कोर मेरी सिलिकॉन स्टील की होती हैं और आप जानते हैं कि इसी स्टेटर कोर में हम क्या करते हैं, इसी में आपकी स्टेटर वाइंडिंग होती है। और यह जो स्टेटर वाइंडिंग होती है, रियल में यह कौन सी वाइंडिंग होती है? रियल में यह आर्मेचर वाइंडिंग होती है। और यह जो मेरी आर्मेचर वाइंडिंग है वह 3 फेज में होती है और इसी में आपका ईएमएफ का जनरेशन होता है और आउटपुट में भी आपको 3 फेज का ही पावर प्राप्त होता है। आउटपुट में भी क्या होता है? 3 फेज का ही पावर प्राप्त होता है। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है? मेरा डायोड जो है यह सक्रिय घटक है, आरएलसी यह तीनों निष्क्रिय घटक है। ये पावर का क्या करता है? कंजप्शन करता है साथियों, ये सदैव याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1200 मीटर तार 60 ओम का प्रतिरोध, 240 मीटर के तार के प्रतिरोध की गणना करें। साहब आप जानते हैं मेरा आर समानुपाती एल का होता है। हमारे पास R1 का मान 60 ओम है, हमारे पास L1 का मान 1200 मीटर है, हमारे पास L2 का मान 240 मीटर है, हमारे पास R2 नहीं है। जब ये समानुपाती होता है तो रिलेशन आप क्या लिख सकते हैं? R1/R2 बराबर L1/L2 लिख सकते हैं। यहां से हम लोग R2 निकालें तो R1 इंटू L2 R1 इंटू L2 बटा L1 हो जाएगा। कोना कोनी गुना करिए। R1 का मान कितना है? मेरा 60 है। L2 मेरा कितना है? 240 है। L1 मेरा कितना है? 1200 है। 0 0 कट गया, आपका 2 बार में कितना आ गया? 12 ओम आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा ले लें? हम लोग बी ले लें। क्या ले लें जी? बी ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्वान साहब। अगला प्रश्न, धारिता डैश से प्रभावित नहीं होती हैं। हमारी जो कैपेसिटेंस हैं दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इफेक्ट ऑफ व्हिच। आप याद रखना, मेरी कैपेसिटेंस आवृत्ति से प्रभावित नहीं होती हैं। C बराबर एप्सिलॉन A बाय आपका D होता है, जहां A मेरा क्षेत्रफल है प्लेट का, मेरी D क्या है? दूरी है प्लेट के बीच की, और एप्सिलॉन मेरी क्या है साहब? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बिल्कुल परमिटिविटी है। क्या है ये? परमिटिविटी है। यहां से देख रहे हैं CA का समानुपाती 1/D का समानुपाती और मटेरियल की परमिटिविटी का भी यहाँ मायने है, इसीलिए आवृत्ति से इसका सीधा कोई संबंध नहीं है। हम किसके साथ जाएंगे? D के साथ जाएंगे। 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा 10 माइक्रोफैराड का 4 कैपेसिटर कैसे जुड़ा है? पैरेलल में जुड़ा है। तो 10 10 10 10 माइक्रोफैराड, तो सब आपका क्या हो जाएगा? C प्लस C प्लस C प्लस C बराबर 4C। तो 4 गुना हमारा क्या हो जाएगा? 10 बराबर आपका 40 माइक्रोफैराड हो जाएगा। पैरेलल में मेरे कैपेसिटर का मान बढ़ता है और सीरीज में मेरी मान क्या होती हैं? घटती हैं। अल्टरनेटर में ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होती है? आप सब तो विद्वान हैं। NS बराबर आप जानते हैं 120 F/P होता है। हम यहां से NS इंटू P बराबर क्या लिख दें? 120 F कर दें। F बराबर क्या होगा? NS इंटू P बटे 120 हो जाएगा। NS इंटू P बटे क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर दीजिएगा? P इंटू N बटा 120। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रतिरोधकों का कुल निकालिए। 60 60 60 मेरा पैरेलल में है। जब पैरेलल में अगर समान मान के प्रतिरोध N जुड़े हो तो इक्विवेलेंट होता है R बटे N। तो यहाँ 60 किलो ओम अब बटा हम N कितना है? 3 कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 20 किलो ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? C हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? C हो गया। रोटरी कन्वर्टर किस प्रकार के कन्वर्टर के अंतर्गत आता है? जरा सा मुझे बताने का कष्ट करेंगे आप लोग। रोटरी कन्वर्टर किस प्रकार के कन्वर्टर की तरफ आता है? विद्वान मित्रों ध्यान दीजिएगा,
मेरा जो रोटरी कन्वर्टर है वह सिंगल फेज का हो सकता है या 3 फेज का हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं साथियों? बिल्कुल सहमत होना पड़ेगा आपको। हम लोग सिंगल फेज में भी इसका यूज करेंगे, 3 फेज में भी करेंगे। यह जो सामने तस्वीर बनी है यह 3 फेज वाली रोटरी कन्वर्टर है। क्या है? ये 3 फेज वाली है। हमने यहाँ क्या किया है, 3 फेज की सप्लाई एसी मोटर को दिया है, इसके माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हुई है। वो मैकेनिकल एनर्जी हमने किसको दिया है? वह मैकेनिकल एनर्जी हमने साहब अपने डीसी जनरेटर को दिया है। और फिर यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? डीसी मिल रही है। क्या मिल रहा है? डीसी मिल रही है। अगर यही चीज हम यहाँ 3 फेज मोटर की जगह सिंगल फेज मोटर देते और तब इसके माध्यम से मैकेनिकल ऊर्जा का हम इसमें ट्रांसफर करते, तब भी यहाँ पर क्या होती? हमें डीसी मिलती। तो यानी स्पष्ट है सिंगल और 3 दोनों में हम कर सकते हैं। कह रहा सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच का अनुपात क्या होता है? क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार है, कोशिश करिए साहब। मेरे सिंगल फेज मोटर में जो है स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच का क्या अनुपात होता है? आप जानते हैं हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है उसके रोटर पर स्टार्टिंग टॉर्क आपका क्या है? 0 न होता है जी। सेल्फ स्टार्ट तो होती ही नहीं है। इसको स्टार्ट करने के लिए तो बहुत हम लोगों को पापर बेलना पड़ता है ना, पोनी मोटर यूज करना पड़ता है। हम लोगों को स्वाभाविक रूप से क्या करना पड़ता है? तो हमें साहब जी आपका डैम्पर वाइंडिंग का यूज करना पड़ता है। तो कई ऐसी एसेसरीज लगाने के बाद हम इसको स्टार्ट कर पाते हैं। तो नेचुरली हमारी जब स्टार्टिंग टॉर्क है ये नहीं है, तो रनिंग टॉर्क जब डेवलप कराएंगे और उस दोनों का अनुपात की बात करें तो डेफिनेटली हमारा मान क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर है 0। ये ध्यान रखिएगा साहब, है कि नहीं है? क्या है आपका? 0। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साहब सिंक्रोनस मोटर का स्पीड रेगुलेशन बताइए, इसका स्पीड रेगुलेशन बताइए, तो आप क्या कहेंगे? 0 होता है, क्योंकि यह ऑलवेज फिक्स स्पीड पर ही चलता है ना। इसकी स्पीड क्या होती है? फिक्स होती है। और वो फिक्स स्पीड सिंक्रोनस स्पीड है जिसका मान ns बराबर 120 f/p होता है। क्या होता है? 120 f/p होता है। उसमें कोई परिवर्तन हम लोग कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? डी। साधारण मिक्सर कितनी विद्युत शक्ति लेता है? तो आंख बंद करके आंसर दे दीजिएगा। 400 वाट लेता है। साधारण मिक्सर जो घरों में यूज कर रहे हैं वह 400 वाट का कंजप्शन करने का काम करता है। तो अब परिणामित्र ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना वाइंडिंग होता है? इसमें सिंगल वाइंडिंग होता है। किस सिद्धांत पे काम करता है? यह सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है? सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें कॉपर की क्या होती है? बचत होती है। ठीक है, आपके 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा कॉपर की क्या होती है? बचत होती है। इंडक्टिवली कंडक्टिवली दोनों तरीके से यह पावर को ट्रांसफर करता है। याद रखिएगा इसके शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस ज्यादा होती है। K = इसमें स्टेप अप हम नहीं कर पाते, विशेष रूप से हल्का फल्का चलता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हम लोग इसमें स्टेप डाउन का ही विशेष प्रयास करते हैं। वैरिएक के रूप में, बैरक के रूप में यूज होता है। बूस्टर के रूप में भी हम इसका यूज करने का काम करते हैं। और याद रखना साहब, यह जो मेरी ट्रांसफार्मर है यह आपकी साहब यूज कहां पर ली जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज में भी अगर आपका क्या हो जाए, ध्यान रखना 20 HP से ज्यादा की रेंज की हमारी मशीन हो तो वहां पर भी यह क्या करता है विद्यार्थी जी? स्टार्टर के रूप में यूज होता है। तो आज यहीं पर इजाजत दीजिए। आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद इसी तरह से मुझे मिलता रहे। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए भगवान से यही प्रार्थना करूं कि आप सब लोग इस महायुद्ध में अपनी सफलता का पताका फहरा सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जीत और मेहनत करिए और इस 10 दिन के अंदर अपने तकदीर और तस्वीर को दोनों को बदलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।